हेलो वंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक न्यू फैन फिक्शन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ और जैसा कि मैंने कहा था, ये बॉटम लॉन्गवांगजी फैन फिक्शन होने वाला है। आई नो कुछ लोग थे ऐसे जो बार बार कह रहे थे कि हमें बॉटम वांगजी पसंद नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो काफ़ी टाइम से एक बॉटम वांगजी फैन फिक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे और वोट्स भी बॉटम वांगजी को बहुत मिले थे। इसीलिए मैंने सोचा कि एक बॉटम वांगजी फैन फिक्शन शेयर कर देते हैं। इस फैन फिक्शन की स्टोरी लाइन तो मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ये सिर्फ 2 चैप्टर का है। मैं आपको बस इतना बताऊंगी कि वांगजी यहाँ पर एक ओमेगा है और विंग एक अल्फा है। तो फर्स्ट पार्ट को आप पूरा सुनिएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है। और प्लीज़ कोई हेट कमेंट मत करना यार, अगर आपको बॉटम वांगजी पसंद नहीं है तो तब तक के लिए आप मेरे बाकी सारे फैन फिक्शन सुन लेना, ठीक है। तो फैन फिक्शन का नाम है बेयरफुट रनअवे एंड द फैन फिक्शन इज रिटन बाय इट्स जीरो। इसका फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत युनमक से होती है, जहां वेइंग एक पॉन्ड के पास अपने पेपरमैन्स के साथ खेल रहा था। तभी जेंगचा गुस्सा होते हुए वहां पहुंच जाता है और जोर से उसका नाम लेता है। वेइंग कहता है, जेंगचा, तुम्हें इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? अभी मैं पानी में गिर जाता तो? जेंगचा उससे कहता है, अगर सच में ऐसा हो जाता ना तो मैं बैंक्वेट रखता। विंग उसके शोल्डर्स पर हाथ रख लेता है और उससे मुंह बनाते हुए कहता है, तुम क्यों अपने बड़े भाई को डूबते हुए देखना चाहते हो? जेंगचा उससे कहता है, मुझसे दूर रहो, फादर तुम्हें बहुत देर से बुला रहे हैं। वो शायद लैंस एक्ट को लेकर तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। विंग कहता है, लैंस एक्ट को लेकर क्या बात करना चाहते हैं? जेंगचा कहता है, मुझे क्या पता, क्या वो कभी भी मुझसे कुछ शेयर करते हैं? विंग के चेहरे का कलर अचानक से उड़ गया था। उसके दिमाग में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा था। वही सोचने लगता है, शायद अब समय आ गया है, लेकिन लंजा ने मुझसे कहा था कि ये एक सीक्रेट रहेगा और वो तो कभी झूठ नहीं बोलता। फिर वो खुद से कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी लंजा की इसमें कोई गलती नहीं थी, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ये सब सोचते सोचते उसे काफ़ी गिल्ट भी फील हो रहा था और वो जांग्स ऑफिस में पहुंच जाता है। वो खुद से कहता है, अगर मैंने पहले ही बहादुरी दिखाई होती तो आज लंजा को शेम फील नहीं करना पड़ता। मुझे उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए था, एक अच्छे अल्फा की तरह। मुझ में इतने गट्स नहीं थे कि मैं समय पर अपनी गलती मान पाता और आखिरकार लंजा को ये सब करना पड़ा। जांग फेंगम्यान को लैंस की तरफ से एक लेटर मिला था जिसमें कुछ भी क्लियरली नहीं बताया गया था। बस उसमें ये लिखा हुआ था कि उन्हें जल्दी ही क्लाउड रेसेस पहुंचना होगा। चांग फेंगम्यान ऑलरेडी टेंशन में था। वो वेइंग के साथ क्लाउड रेसेस के लिए निकल जाता है। वो वेइंग से पूछता भी है कि क्या वो इस बारे में कुछ जानता है। वेइंग उसे हाँ कर देता है और सारा सच बता देता है। वेइंग को पता था कि अंकल जांग उससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे। उसे सबके सामने ये सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन बार बार वांगजी का फेस उसके सामने आ रहा था, जो खुद उसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो इस बारे में किसी को ना बताए। काश वांगजी ने पहले ही विंग को बताया होता कि वो अपना माइंड चेंज कर रहा है और सारी सच्चाई खुद बता देने वाला है, तो वे विशन उसके साथ खड़ा होता। वो दोनों एक नॉर्मल वेडिंग के लिए कह सकते थे और वे विशन कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटता। विंग को क्लाउड रिसेस जाते वक्त सिर्फ और सिर्फ वांगजी की चिंता हो रही थी। वो विश कर रहा था कि कहीं वो सब लोग मिलकर उसे मिसट्रीट ना कर रहे हों, क्योंकि उनके यहाँ बहुत सारे रूल्स होते हैं। कहीं वो वांगजी को पनिश तो नहीं करेंगे। वो दोनों क्लाउड रेसेस पहुंच जाते हैं। लैंड कल्टीवेटर्स उन्हें हांची तक लेकर जाते हैं, जहां लैंड शिचैन और लैंड चिरन ऑलरेडी उनका वेट कर रहे थे। विंग का हार्ट बहुत जोर जोर से बीट कर रहा था, क्योंकि उसने हर जगह ढूंढा पर वहां वांगजी नहीं था। लैंड चिचैन विंग से कहता है, मास्टरवे, क्या आपको पता है वांगजी कहाँ है? विंग कहता है, क्या मतलब, वो यहाँ नहीं है? लैन चिचैन के फेस पर अब चिंता दिख रही थी। वो चिरैन से कहता है, अंकल, मैं वांगजी को ढूंढने के लिए और लोगों को कहता हूँ। चिरैन, जो कि वे विशन को देखकर गुस्से से लाल हो गया था, वो शिचैन से कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, हम वांगजी को ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे। शिचैन कहता है, क्या मतलब है आपका अंकल? विंग से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो आखिरकार पूछ ही लेता है, लंजा को क्या हुआ है? चिरैन के एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा खतरनाक हो गए थे और वो विंग की तरफ चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे नेफ्यू को प्रेग्नेंट किया?
जिसने आज तक कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की थी। लोगों में उसकी प्रशंसा होती थी, सारे स्टूडेंट्स उसे अपना आइडल मानते थे। तुमने उसे प्रेग्नेंट कर दिया, अब पता नहीं वो कहाँ चला गया है। वुयिंग प्रेग्नेंट वर्ड सुनकर एकदम शॉक में था। लैन चिरैन उससे कहता है, वेवुशन, तुम मेरे नेफ्यू को ढूंढने जा रहे हो या नहीं? उसे यहाँ वापस लेकर आओ और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। अगर तुम वांगजी को ढूंढकर यहाँ वापस लाने में असफल रहे तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अब यहाँ से फ्लैशबैक शुरू होता है। 1 महीने पहले जब वांगजी और वेइंग मिले थे। वेइंग को क्लाउड रिसर्च छोड़े 5 साल हो गया था और आखिरकार वांगजी और वेइंग 5 साल बाद मिलते हैं एक विलेज में नाइट हंट के दौरान। वेइंग वांगजी को देखकर कहता है, लंजा, सोचा नहीं था कि हमारा यहाँ मिलना होगा। वेइंग मुस्कुराते हुए उससे कहता है, क्या तुम भी यहाँ याओ प्लांट के लिए आए हो? वांगजी हाँ कर देता है। योयाओ नाम के विलेज में एक डेमोन ने एक जायंट प्लांट बना दिया था जो बहुत ही खतरनाक था। उसने 2 गांव वालों को और एक कल्टीवेटर को अपनी मोटी शाखाओं से जान से मार दिया था। वांगजी ने जब इस बारे में सुना था तो उसे यहाँ आना पड़ा क्योंकि ये एक सीरियस केस था। वो यूं हंसते हुए कहता है, जब मैंने इस याओ प्लांट के बारे में सुना था तो मैं तुरंत यहाँ आ गया, पर मुझे नहीं पता था कि लंजा को भी इस तरीके की गॉसिप सुनने में इंटरेस्ट आता है। वांगजी कहता है, मैं बस पास से गुजर रहा था तब मैंने सुना था। वही कहता है, अच्छा, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि प्लांट याओ यहाँ पर है? वांगजी कुछ समय के लिए वुयिंग को घूर कर देखता है, फिर वहां से मुड़कर जाने लगता है। वुयिंग फिर हंसने लगता है और अपना हाथ उसके शोल्डर्स पर रखते हुए कहता है, मैं बस मजाक कर रहा था वांगजी ब्रदर, इतना सीरियसली मत लो। वुयिंग के टच से वांगजी की पूरी बॉडी हॉट हो गई थी। वुयिंग ने अपना हाथ हटाया भी नहीं था और इसी तरह वो दोनों फॉरेस्ट की तरफ जाते हैं। वुयिंग को अपनी और वांगजी की इस नज़दीकी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो वांगजी के साथ हमेशा ही ऐसा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वांगजी एक ओमेगा है। दूसरी तरफ वांगजी जाता था कि वुयिंग उसे सीरियसली ले। उसे ये बात बहुत हर्ट करती थी कि वुयिंग हर एक ओमेगा वुमन के साथ फ्लर्ट करता है। वांगजी ये भी सोचता था कि शायद वुयिंग को मेल ओमेगास पसंद नहीं है, लेकिन ये बात वांगजी को बहुत फ्रस्ट्रेट करती थी कि वुयिंग उसे इतना कैजुअली लेता है। वांगजी को अपनी फीलिंग्स वुयिंग के बारे में पता थी। उसने सोचा था कि समय के साथ साथ वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। वो दोनों एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा कंफर्टेबल तो हो गए थे, लेकिन कैजुअल तरीके से, और वांगजी ने ये बात एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी थी कि शायद वुयिंग को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। जब दोनों फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं, वुयिंग फाइनली अपने हाथ वांगजी के शोल्डर से हटाता है, जिससे वांगजी को थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था। वुयिंग उससे कहता है, लंजा, फाइनली हम अकेले नाइट हंट कर रहे हैं, वरना तो तुम हमेशा अपने लैंड कल्टीवेटर्स के साथ ही होते थे। वांगजी उससे कहता है, वुयिंग भी हमेशा जंग कल्टीवेटर्स के साथ होता है। वुयिंग हंसते हुए कहता है, हाँ मुझे याद आया, लास्ट टाइम जब मैं नाइट हंट पर आया था तो तुम अकेले थे, लेकिन मैं जंगशा के साथ था। लेकिन कोई बात नहीं लंजा, फाइनली हमारे पास हमारा मौका है। नेक्स्ट टाइम से हम पहले से प्लान कर लिया करेंगे। वांगजी अभी भी एकदम शांत था। उसे पता था कि वुयिंग बस ऐसे ही कह रहा है। वो हमेशा ऐसी बातें कहता है, कभी उसे युनमक के लिए इनवाइट करता है, नाइट हंट्स की प्लानिंग करता है, वो ये सब कहता ही रहता है, पर कभी ऐसा हो नहीं पाता है। अब वुयिंग उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, पर तुम्हें मेरी शिजी की वेडिंग में आना होगा लंजा। इसके लिए मैं ना नहीं सुनने वाला। वैसे तो मुझे पता है लैंस को इनवाइट किया जाएगा, पर तुम ना आने का कोई ना कोई बहाना बनाने की कोशिश जरूर करोगे। वांगजी उससे कहता है, मैं आऊँगा। वुयिंग अपनी ब्राइट स्माइल दिखाते हुए कहता है, तुम्हें आना ही होगा लंजा, क्योंकि उस दिन मुझे बहुत सपोर्ट चाहिए होगा। उस दिन मुझे बहुत कुछ झेलना है। वांगजी को पता था कि वुयिंग को अपना फ्यूचर ब्रदर इन लॉ बिल्कुल पसंद नहीं है। वो उससे कहता है, वुयिंग, तुम्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए। वांगजी कहता है, लंजा, लेकिन ये सच है। उस पीकॉक को मेरी शिजी को खुश रखना होगा, वरना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी वो देखते हैं कि पेड़ से एक मोटी सी बेल उनके सामने आती है। वो दोनों तुरंत अपनी तलवार निकाल लेते हैं, लेकिन वो बेल ग्राउंड में जाकर धंस गई थी और गायब हो गई थी। उस ट्री पर जो लीव्स लगी थी वो हवा से उड़ने लगी थी।
वुयिंग उससे कहता है, लंजा क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? वांग जी कहता है, नहीं। दोनों मिलकर फॉरेस्ट में आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी एक और ग्रीन बेल एक पेड़ की तरफ खुद को जकड़ रही थी। वुयिंग इससे पहले कि उसकी तरफ पहुंचता, वो बेल फिर से गायब हो जाती है। वांग जी वुयिंग से कहता है, हमें केयरफुल रहना चाहिए। वुयिंग हाँ कर देता है और वांग जी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो उसके नज़दीक जाता है, उसकी अल्फा सेंट वांग जी को फील होने लगती है और उसकी सांसें एक सेकंड के लिए रुक गई थी। वांग जी अब मुंह से सांस ले रहा था। वो अपने दिमाग को क्लियर करके खुद को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन वुयिंग की अल्फा स्मेल बहुत ज़्यादा इंटेंस थी, जैसे कि उसका भी रट में होने का समय आ रहा हो। तभी वांग जी सोचता है, अगर वुयिंग का रट का समय इतना नज़दीक होता तो वो नाइट हंट के लिए कभी भी नहीं आता। वो दोनों कंटिन्यूसली चले जा रहे थे, लेकिन वांग जी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी। वांग जी बहुत गहरी गहरी सांस ले रहा था। वुयिंग उससे कहता है, क्या हमें वापस चलना चाहिए लंजा? वांग जी वुयिंग की तरफ देखता है और उसकी नज़रें सीधे वुयिंग के वेट पिंक लिप्स की तरफ जाती हैं। वो अभी के अभी वुयिंग को किस करना चाहता था। लेकिन तभी वांग जी की एंकल को एक बेल आकर जकड़ लेती है, जिससे वांग जी नीचे गिर जाता है। वो बेल वांग जी को पीछे की तरफ खींचते हुए ले जा रही थी। वांग जी बेचैन निकालने वाला होता है, इससे पहले वुयिंग ने अपनी सुइबियान को निकाल लिया था और उस बेल को काटने लगा था। एक और बेल आकर वुयिंग के पैरों को जकड़ लेती है। वांग जी अपनी बॉडी को शांत करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ वो बेचैन हाथ में लिए बेल से लड़ रहा था। तभी एक बेल आकर उसकी गर्दन के चारों ओर जकड़ लेती है। तभी वुयिंग वहां आता है, सुइबियान से उस बेल को काट देता है जो वांग जी के गले में थी। एक हाथ से उसके वेस्ट को पकड़ता है, अपनी तलवार को लिफ्ट करता है और अगले ही पल दोनों हवा में थे। इस वक्त वांग जी वुयिंग के इतना नज़दीक था कि वो बिल्कुल वुयिंग के चेस्ट से टच हो रहा था। वांग जी अपना फेस वुयिंग की नेक पर रब कर रहा था। वुयिंग वांग जी की वेस्ट को और टाइटली पकड़ लेता है। सडनली वांग जी वुयिंग की नेक पर किस कर लेता है। अचानक से वुयिंग की सुइबियान रुक गई थी। वांग जी के हाथ से बीचन ग्राउंड पर गिर जाती है। वुयिंग वांग जी को अपनी बाहों में भरते हुए सीधे उसे किस कर लेता है। वुयिंग रफली किस करते हुए ही उसे पेड़ों के पीछे ले जाता है और एक पेड़ पर उसे पुश करता है। वांग जी वुयिंग को किस करते करते उसकी चेस्ट पर आ गया था। इस बीच वांग जी के हाथ वुयिंग के बालों में थे। वो उसे और अपने नज़दीक खींच रहा था। वेवुशन अब रफली अपने हाथों से वांग जी की बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा था और उसके रोब्स को हटाए जा रहा था। वुयिंग पूरे तरीके से उसके रोब्स को खोल देता है और एक बार फिर उसे किस करता है। वुयिंग उसके लिप्स को लिक करते हुए कहता है, लंजा तुमसे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तुम्हें क्लेम करना चाहता हूँ अभी की अभी लंजा, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। वुयिंग की हर एक लाइन से वांग जी की बॉडी कपकपा रही थी। वांग जी वुयिंग को अपना अल्फा बुलाने लगता है। इसका मतलब वो वुयिंग को परमिशन दे चुका था कि वो जो चाहे वो उसके साथ कर सकता है। वुयिंग तुरंत उसकी स्किन पर, उसके शोल्डर्स पर बाइट करने लगा था। उनके एक हॉट सेशन के बाद वांग जी पेड़ के सहारे से लेट गया था, जैसे उसके अंदर की सारी एनर्जी खत्म हो गई हो। लेकिन वुयिंग ने अभी भी उसे नहीं छोड़ा था और आखिरकार उन दोनों के बीच में नॉटिंग हो जाती है। जब धीरे धीरे करके दोनों अपने होश में आने लगे थे, दोनों की आंखें हॉरिफाइड हो गई थीं, क्योंकि उन्होंने ये सब बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था। उस याओ प्लांट में ज़रूर कुछ ना कुछ तो ऐसा था जिस वजह से वो ऐसी स्टेट में आ गए थे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें विश्वास ही ना हो रहा हो कि उन दोनों ये अभी क्या कर दिया है। दोनों ग्राउंड से अपने कपड़े उठाते हैं और पहनने लगते हैं। वांग जी की हिम्मत नहीं हो रही थी वुयिंग की आंखों में देखने की। ये उसने क्या कर दिया है। वांग जी एक अनमेटेड ओमेगा था और वुयिंग उसका अल्फा नहीं था। वो कैसे खुद को इतनी आसानी से वुयिंग को दे सकता था। जब दूसरों को पता चलेगा तो वो उन लोगों को क्या जवाब देगा। वांग जी के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलने लगे थे। तभी वुयिंग उसके शोल्डर्स को पकड़ता है और वांग जी को फोर्स करता है उसकी तरफ देखने के लिए। वुयिंग उससे कहता है, लंजा तुम चिंता मत करो, मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगा।
हम क्लाउड रिसर्च जाएंगे। मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा तुम्हारे अंकल को। हम शादी कर लेंगे। हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तुम चिंता मत करो लंजा। लेकिन वांग जी बिल्कुल शॉक्ड रह गया था। वो वे भूषण को फोर्स नहीं कर सकता था उससे शादी करने के लिए। जो भी कुछ फॉरेस्ट में हुआ वो एक गलती है। इसे भुलाया जा सकता है। इसे छुपाया जा सकता है। वो अपनी इस स्टूपिड मिस्टेक की वजह से वे भूषण को उसकी मर्जी के खिलाफ खुद से जिंदगी भर बांधे नहीं रख सकता। और वो विंग से कह देता है नहीं, शादी नहीं। विंग शॉक्ड होते हुए कहता है लेकिन हमें करना होगा लंजा। मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। वांग जी कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम वापस जाएंगे और ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे हमारे बीच कुछ हुआ ही ना हो। विंग उससे कहता है ये तुम क्या कह रहे हो लंजा, और अगर तुम प्रेग्नेंट हो गए तो? वांग जी उससे कहता है मैं नहीं हूँगा, क्योंकि मैं अपनी हीट में नहीं था। ओमेगा अगर अपनी हीट में ना हो तो उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। इसीलिए वांग जी ने ऐसा कहा था। विंग फिर उससे कहता है क्या तुम सच में ऐसे प्रिटेंड कर पाओगे जैसे हमारे बीच कुछ ना हुआ हो? ओके गाइज, इस पार्ट को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। तो बॉटम लॉन्ग जी का फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा है कमेंट्स में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।